गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी का वन लाइनर अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो कंटेंट लेकर आया हूँ। यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जो कि 2018 में संपन्न कराई गई थी, 23/12/2018 को। उसी का मैं पेपर लेकर हूबहू वही पेपर लेकर आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कैसा पेपर बना था, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए अभी सोच रहे हैं, तो आइए देखते हैं वो एक एक करके। पहला क्वेश्चन बना था अपना हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, ये पूछ रहा है। तो वैयक्तिक पत्र पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मित्र का पत्र जो होता है वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक जो है वो पत्र की विशेषता नहीं। संक्षिप्तता ये भी पत्र की विशेषता है। क्रमबद्धता ये भी पत्र की विशेषता है। विनयशीलता ये भी पत्र की विशेषता है। यानी कि प्रेषक ये सही हो जाएगा, ये पत्र की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्लेवासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकायती पत्र। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, ये जो है वो जो है मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। मूल दीर्घ स्वर, इसका उदाहरण देखते हैं। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है, वे स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ओ ई उ री ह्रस्व स्वर, आ ई उ दीर्घ स्वर, और ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन में से एक शब्द जो है वो अशुद्ध है। इसमें से देखना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। अध्ययन ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी अध्ययन ये भी गलत है। अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अध्ययन होता है जो। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अध्ययन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक, ये भी शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरदायी। उत्तरदायी जो है एकदम सटीक और सही लिखा गया है, बाकी सब अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रखा है संधियां 3 प्रकार की होती है। ठीक, आपको पता होगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक, तो ऑप्शन डी ये पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि भी होता है, व्यंजन संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है। ऑप्शन डी जो है ये कोई संधि नहीं होता है, अनुस्वार संधि। ठीक, ये कोई संधि का प्रकार नहीं है।
इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ठीक, व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है। तो इसमें जो है विद्यालय, विद्यालय जो है व्यंजन संधि का ही उदाहरण नहीं है। विद्यालय में जो है क्या होता है, स्वर संधि होता है। ठीक, विद्या धन आलय होता है। विद्या धन आलय, विद्यालय में स्वर संधि, विद्यालय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अपना, देशभक्ति में कौन सा समास है? ठीक, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा देश के लिए भक्ति, इसमें कौन सा सही होगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष सही हो जाएगा। और पूछ लेगा अगर देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। और पूछ लेगा तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, जो है देशभक्ति में संप्रदान जो है कारक का लोप हो रहा है, तो इसके संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, समास में, तत्पुरुष समास में। अगला देख लेते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला जो अक्षर अपशब्द है अपना संख्यावाची होता है। ठीक, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण देख लेते हैं। पंचवटी का समास विग्रह है 5 वटों का समाहार, इसमें द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग प्रत्यय, ये भी आपको बहुत अच्छे से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उपसर्ग और प्रत्यय की। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे इस साल भी। उपसर्ग क्या होता है? ये शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, इसलिए पूछ रखा है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में अधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? एक, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से पूछ रखा है अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुज। अनुज में अ उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के आखिरी में, यानी कि अंत में देखने को मिलता है। तो नी प्रत्यय नहीं लगा है, ये पूछ रखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नौकरानी। नौकरानी में जो है नी प्रत्यय नहीं है, इसमें आनी प्रत्यय यहाँ पे दे रखा है। ठीक, नौकर, नौकरानी, आनी। ठीक, इसमें आनी प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुची। आपको मैं बताना चाहूँगा तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से रिलेट होते हैं, यानी कि ज़्यादातर वो संस्कृत से
माने जाने वाले शब्द होते हैं। ठीक, तद्भव थोड़ा बिगड़ा हुआ शब्द होता है। ठीक, ये चीज होती है तत्सम और तद्भव। तद्भव। अगला प्रश्न देखते हैं अपना कौन सा है। अगला प्रश्न है अपना 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए यहाँ पे तद्भव पूछ रखा है। पक्ष, पतन, पक्षी, पत्ता। ठीक, तो इसमें से तद्भव पत्ता हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक, तो शोभन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। शोभन क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। ऑप्शन सी यौगिक, गलत है। यहाँ पे इसका उदाहरण भी देख सकते हैं आप लोग। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक, देशज और विदेशी। ठीक, रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के भेद है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछ रखा है। तो डी जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, नीचे देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। जिस संज्ञा से, क्या बोला है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया। ये सारे शब्द समूहवाचक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा है। ठीक, संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाउन। इंग्लिश में इसी को नाउन बोलते हैं। ठीक, किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। इतना समझ दिया। खटाई, दूध, मिठाई, ठंड, इसमें से पूछ रखा है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। ठीक, तो इसमें जो है दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है। जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो ये निजवाचक सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। ठीक, निजवाचक सर्वनाम भेद का उदाहरण ये बी। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, कुछ उदाहरण दिया गया है, देखते हैं। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं अथक प्रयास कर रहा हूं, जो भी हमारे हृदय में जो भी जानकारी है आप लोग को मैं दे रहा हूं। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं अच्छा आप लोगों को दूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप लोग भी सहयोग बनाए रखें हमारा।
देखते हैं अगला प्रश्न अपना। गिलास में थोड़ा दूध है, क्या पूछ रखा है? गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा जो है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये परिमाणवाचक, परिमाण का बोध करा रहा है। थोड़ा, थोड़ा के नीचे डैश है ना, तो उसको रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये परिमाणवाचक भेद के अंतर्गत आएगा। यहाँ देखिए दे रखा है, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। ओके, अगला प्रश्न है अपना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पता होगा सबको, धातु कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा वहां। उदाहरण कैसे होगा ये सही? मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में वहां शब्द अव्यय है या क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का प्रकट हो, विशेषता प्रकट हो, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य अव्यय कौन सा है? इसमें भी अव्यय पूछ रखा है, यानी कि अव्यय मीन्स क्या होता है? निरर्थक, बिगड़ा हुआ शब्द एक तरह से। ओके, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द पूछ रखा है, कौन सा है? तो भर हो जाएगा। ठीक, उसने थोड़ा दूध पिया, कटोरा भर दूध पिया, ये सब अव्यय है। अगला क्वेश्चन है अपना 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो अनाड़ी शब्द है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, ये भी अनाथ का दूसरा नाम है। यतीम भी और निराश्रित भी, ये तीनों शब्द यानी कि ए, बी और डी, ये तो अनाथ का दूसरा नाम है। अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ओके, पर्यायवाची शब्द का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी कि एक समान वाले शब्द, इसको समानार्थी भी बोलते हैं। ओके, इसको समानार्थी भी बोलते हैं, समानार्थी शब्द, एक रूप वाला शब्द, एक समान शब्द। 26, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक, इसमें विचित्र का पर्यायवाची पूछा है, इसका विलक्षण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम, तो विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट, यानी उसके ठीक विपरीत, उसके पूरक, उल्टा। तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष, यानी कि जहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का अपोजिट पूछ रखा है, तो स्तुति होगा, स्तुति करना, ठीक, गुणगान करना किसी का। अगला प्रश्न है, डैश को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द। नियति इसका सही हो जाएगा, नियति। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसका एग्जाम्पल है, देखते हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द नियति है। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, नियति को कोई नहीं टाल सकता। ओके, तो नियति इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट करिए। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, स्वत्व। ठीक, स्वत्व, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो अपना क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। जो नियमानुकूल ना हो, जो नियम के विरुद्ध हो, ठीक है, एक तरह से उसको अनियमित बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो आक्रांत होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है अपना, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देने का मतलब क्या होता है? आप लोग को पता हो गया होगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। लोग बोल देते हैं गुड़ गोबर कर देना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ। इडम्स फ्रेजेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि मुहावरा हथियार डाल देना, इसका मतलब क्या होता है? हार मान लेना। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत कंजूसी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 36वां अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला दे रखा है, रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ठीक। दूसरा प्रश्न है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। तीसरा है, उसने मान लिया कि दोष उसका है। चौथा ऑप्शन है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ओके। मिश्र वाक्य का उदाहरण देख लेते हैं, क्या होता है मिश्र वाक्य। प्रस्तुत वाक्य मिश्रित वाक्य है जिस वाक्य के एक प्रधान, यानी कि जिस किसी भी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित यानी कि गौण उपवाक्य हो, और जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, इतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वह दंड से बचना चाहता था, अच्छा, इसलिए भाग गया। बहुत अच्छा वाक्य है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वो भाग गया। ये सिंपल मिलेगा, सिंपल सेंटेंस। ओके। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, इस समय 4 बजे है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें, जिसमें कर्मवाच्य हो। तो ऐसा कहते हैं कि डैश, तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया,
उसे सब कुछ बता दे। इसमें कर्मवाची हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। ठीक, से किसका होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, क्या हो जाएगा? करण। इसमें से आता है और के द्वारा आता है। ठीक, के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अपना, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। अलग रहता है यानी कि अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, जो अलग होने के अर्थ में जहाँ भी भाव आता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? झील जो है स्त्रीलिंग है। ठीक, झील। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो ऑप्शन बी, सरसों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल या भूतकाल का उदाहरण है? यानी कि भूतकाल, यानी उसको बोलते हैं पास्ट, इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये, यानी कि पूर्ण भूतकाल जो पहले पूरा हो चुका हो। ठीक, वे गए, वे आए थे, वे खा रहे थे, वे सोकर उठे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वे आए थे। ठीक, यानी कल ये काम हो चुका था, वे आए थे यानी कि कोई आया था, उनका आना यानी प्रीवियस टाइम में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमको, कौन सा शब्द निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण, निपात का मतलब क्या होता है? ठीक। ठीक, इसका मतलब होता है ठीक, निपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? तो बी में है, पूज्यनीय पिताजी आ गए। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? तो 343 में। और अगर भाग पूछ देगा तो भाग 17 में यही निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेली और कन्नौजी।
उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने 48 क्वेश्चन देख लिया है हिंदी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवादक क्या होगा? तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश में प्रश्न क्या है, मामला अभी भी विचाराधीन है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज विल बी राइट। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। ओके, 50 नंबर का यानी कि आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। अप्लीकेशंस में भी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसमें इंग्लिश टू हिंदी पूछ रखा है, यानी कि सेम अपोजिट, जैसे उसमें हिंदी से इंग्लिश पूछा था तो इसमें इंग्लिश से हिंदी पूछा है। तो इसका हो जाएगा, क्या पूछा है, एप्लीकेशंस में भी रिजेक्टेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेदन अस्वीकृत किया जाए। ऑप्शन